हेलो फ्रेंड्स, दिस इज CGS सर। हम लोग अब तक नाइट्रोजन फैमिली की पूरी सारे वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख चुके हैं ऑलरेडी सब नाइट्रोजन फैमिली। लास्ट वीडियो में ऑक्सीजन फैमिली भी स्टार्ट कर रहे थे। आज मैं नाइट्रोजन फैमिली की कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो और अच्छे से पूरी फैमिली को कवर अप कर ले, क्योंकि आपका टेस्ट भी आने वाला है। ठीक है, तो लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले देखो प्रॉब्लम्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके कंपाउंड्स की बात मैं करने जा रहा हूँ। अब इसमें कुछ नेम तुम्हें दिख रहे हैं। पहली बात तो इन नेम्स को अपने को याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट अपने से कंपाउंड पूछा जाएगा तो वो कंपाउंड अपने को थोड़ा याद रखना होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सेल अमोनियक फर्स्ट जो बोला गया है दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ध्यान रखना, अगर सेल अमोनियक पूछा जाए तो अमोनियम क्लोराइड। ये जो कंपाउंड्स हैं बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते जेई में या नीट में, पर क्या होता है कभी कभी कुछ क्वेश्चन के ऑप्शंस में इनके नेम मिल जाते हैं अपने को, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है। तो इससे थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, इसलिए मैंने ये कंपाउंड्स लिख दिए। तो फर्स्ट हो गया अमोनियम क्लोराइड, सेल अमोनियक। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कभी तो। सेकंड कैन लिखा हुआ है। कैन क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का एक तरीके का डबल सॉल्ट फॉर्म हो गई। आप ऐसे कह सकते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको कैन कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, जब अल्कोहल पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तब अपने को कैन टेस्ट देखने को मिलेगा। वहां पे कैन होता है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, ध्यान रखना। तो अगर जब आपसे कैन पूछा जाए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो दिस इज कैन। और अगर इसको अल्कोहल के टेस्ट में पूछा जाए तो वहां पे कैन सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है। ठीक है, याद रखना है इसको। अच्छा, ये सब बात अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें अभी देखोगे बहुत से कंपाउंड्स तो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल, जो अपन प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, सॉइल में मिलाया जाएगा जिनको, उसमें बहुत से फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसमें से अपने को फास्फोरस मिल जाए। ठीक है, नाइट्रोजन से रिलेटेड फर्टिलाइजर्स होंगे, अमोनियम फर्टिलाइजर्स या नाइट्रेट, जिससे अपने को नाइट्रोजन मिल जाए। ठीक है, या पोटेशियम भी चाहिए होता है प्लांट्स को। तीनों को मिला के NPK भी बोलते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। तो उनके फर्टिलाइजर्स की बात भी यहाँ पर करेंगे। अब फॉर एग्जांपल देखो नाइट्रोलिन, ये बात अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, साइनामाइड प्रोसेस में पढ़ा था। कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन का जो मिक्सचर है इसको अपन क्या कहते हैं? नाइट्रोलिन। ऐसे ही सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट की ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, ये अपने को याद रखनी है। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम कहाँ पे इसका यूज है? वही मैंने कहा, फर्टिलाइजर के फॉर्म में, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में आ सकता है ये। अच्छा, इसके थोड़े से मैं तुमको स्टोरी बताऊं कि जो कैल्शियम फॉस्फेट है, जिसको अपन ने फास्फोराइट मिनरल भी बोला था, वो भी अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइजर। वहां से भी फॉस्फेट मिल जाएगा अपने को, फॉस्फोरस मिल सकती है। तो इन सबकी क्या जरूरत है इससे बड़े बड़े फॉर्मूले की? तो उसको ऐसे समझो कि जो कैल्शियम फॉस्फेट है दैट इज नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं, लेस सॉल्युबल होता है। तो अपन क्या करेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट को कन्वर्ट करेंगे किसी ऐसे फॉर्म में, ऐसे सॉल्ट में, जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए। सो फॉर दैट व्हाट वी डू, क्या करेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट को रिएक्ट करा देंगे एसिड से। सपोज मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड दैट विल गिव यू कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये बन जाएगा, एंड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अगर मैं कैल्शियम फॉस्फेट और H2SO4 को रिएक्ट कराऊंगा तो दैट विल गिव यू दिस एंड दिस। इसको मैं कहूंगा सुपर फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि अब ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, तो सॉइल में वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाएंगे और फिर ये प्लांट तक पहुंच सकते हैं। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म है, दिस इज हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर सिंपली सुपर फॉस्फेट पूछें तो मैं दिस प्लस दिस बोल दूंगा, और अगर सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम बोलेंगे तो अपन ये पूरा फॉर्मूला देंगे, ये इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म है। ऐसे याद रखना है। ऐसे नाइट्रोफॉस्फेट कैसे बना सकता हूँ? वही मैंने कहा ना, अभी कैल्शियम फॉस्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया था। सपोज मैं नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा दूं, सो दैट विल अगेन गिव यू कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट। अब इन दोनों का जो मिक्सचर है इसको मैं कहूंगा नाइट्रोफॉस्फेट।
तो ये प्लांट में नाइट्रोजन की कमी और फास्फोरस दोनों की कमी को दूर कर देगा, इसलिए इसको यूज करते हैं। ट्रिपल फॉस्फेट, ट्रिपल वर्ड कहाँ से आया है? देखो एक्चुअली अपन क्या कर रहे थे कि कैल्शियम फॉस्फेट को जो फॉस्फोराइड है अपने पास, उसको अपन ने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके ये फॉर्म बनाई, नाइट्रिक से रिएक्ट करके ये फॉर्म बनाई। अगर मैं सपोज उसको फॉस्फोरिक एसिड से ही रिएक्ट करा दूं तो मेरे को ये बन मिल गया कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अब यहाँ पे इसको ट्रिपल फॉस्फेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो ये मिक्सचर्स है, इनके मिक्सचर से अपने को उतनी P2O5 नहीं मिल पाएगी जितनी यहाँ से मिल जाएगी भाई। इसमें से बेसिकली कन्वर्ट होगा जाके P2O5 में, वही अपने लिए यूजफुल है। तो यहाँ से जितनी P2O5 मिलेगी या यहाँ से जितनी P2O5 मिलेगी उसकी करीब 3 टाइम्स इससे मिल जाएगी, क्योंकि इसमें यहाँ से अपने को P2O5 बनानी। इसमें ये सारे मिक्सचर्स हैं तो इनमें कंपैरेटिवली परसेंटेज इसकी कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे इसको ट्रिपल फॉस्फेट कहते हैं, बिकॉज इट हैज अबाउट 3 टाइम्स P2O5 एज कंपेयर टू दीज टू। ठीक है। फिर नेम है सिंपल नाइट्रो चॉक। चॉक अपन जानते हैं कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म होती है, तो यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया है, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा एक चीज और, अमोनियम नाइट्रेट थोड़ा सा एक्सप्लोजिव होता है, थोड़ा सा क्या इसको कहो एक्सप्लोजिव होता है, तो अमोनियम नाइट्रेट ऐसे डायरेक्ट नहीं लेके रख दिया जाता, पर जब यहाँ पे इस फॉर्म में ले रहे हैं तब ये एक्सप्लोजिव नहीं रह जाता। अमोनियम नाइट्रेट को केयरफुली हैंडल करते हैं, तो ध्यान रखना इस सब पॉइंट को। जैसे यहाँ कैल्शियम कैन में लिया गया है, कैल्शियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट, तो अब ये एक्सप्लोजिव फॉर्म नहीं रह रही है। अगर सिंपली अमोनियम नाइट्रेट दे देंगे तो उसको केयरफुली हैंडल करते हैं, ध्यान रखना इसको। फिर ऐसे ल्यूना सॉल्ट पैटर्न, अब ये तो अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट के लिए है। सेंड्री फर्टिलाइजर, ये भी फर्टिलाइजर है, सिंपली अमोनियम सल्फेट बोल दो, दैट इज आल्सो ए फर्टिलाइजर। सेंड्री नेम तो प्लेस के अकॉर्डिंग पड़ा है, सेंड्री झारखंड में एक जगह है, वहां पे इसका प्रोडक्शन होता है, तो सेंड्री फर्टिलाइजर नेम दे दिया गया है। दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अमोनियम सल्फेट भी एज फर्टिलाइजर यूज हो सकता है। ऐसे ही थॉमस स्लैग है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सिलिकेट का एक तरीके का एडिशन कंपाउंड, आप इसको थॉमस स्लैग बोल सकते हैं। स्लैग वर्ड अभी शायद जब तक तुम मेटलर्जी नहीं पढ़ोगे तुमको क्लियर नहीं होगा, खास करके जब अपन स्टील इंडस्ट्री पढ़ेंगे, आयरन मेटलर्जी की बात करेंगे, तो वहां पे थॉमस स्लैग का प्रिपरेशन होगा। तो स्लैग की बात अपन आगे करके चलेंगे, आगे करेंगे। जनरली स्लैग होता क्या है कि जब अपन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसके किसी मिनरल से, उसके किसी और से, तो क्या होता है कि उसमें से इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए अपन जो सब्सटेंस मिलाते हैं उसको कहते हैं फ्लक्स। मतलब इम्प्योरिटी में फ्लक्स मिलाएंगे तो इम्प्योरिटी रिमूव होगी, और इम्प्योरिटी और फ्लक्स मिलके क्या फॉर्म करता है, स्लैग बोलते हैं उसको। मीन स्लैग इज फॉर्म्ड फ्रॉम इम्प्योरिटी एंड फ्लक्स। फ्लक्स वो सब्सटेंस है जो इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए मिलाएगा, ये स्लैग बन जाता है। ये जनरली मेटलर्जी के टाइम मोल्टेन फॉर्म में बनता है और इसकी डेंसिटी कम होती है तो ये ऊपर तैर किया जाता है। इसकी डिटेल मेटलर्जी में करेंगे, नाम अभी आप याद रख सकते हैं। ऐसे ग्राहम सॉल्ट पूछा जा सकता है, सोडियम फॉस्फेट होल 6, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट कई बार बोल देते हैं ऐसे, तो सोडियम मेटाफॉस्फेट है बेसिकली। याद रखो HPO3 अपन ने मेटाफॉस्फोरिक एसिड पढ़ा था, कैसे बताया था कि H3PO4 है फॉस्फोरिक एसिड, उसमें से वाटर रिमूव कर दूं तो ये बन जाएगा HPO3, और सिंगल एसिड में से जब वाटर रिमूव करते हैं तो मेटा वर्ड लगता है, तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड और ये उसकी सॉल्ट फॉर्म हो गई। अच्छा, ये एक बार जेई में क्वेश्चन आ चुका है, इस पे ग्राहम सॉल्ट करके नहीं पूछा गया था, पर क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो है सोडियम मेटाफॉस्फेट की पॉलीमरिक फॉर्म, ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये खास करके वाटर सॉफ्टनर की तरह भी यूज हो सकता है। जेई का क्वेश्चन भी बन चुका है एक बार कि इसको वाटर सॉफ्टनर की तरह यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैटायंस के साथ मिलकर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो वाटर में से उनको रिमूव कर सकते हैं। ये ग्राहम सॉल्ट का क्वेश्चन बन सकता है। शील्स ग्रीन पूछा जाए, ये कॉपर और आर्सेनिक का कंपाउंड है, पेरिस ग्रीन, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लो सो दैट यू शुड बी फैमिलियर विद दैट, कहीं आ जाए तो ऐसा ना लगे कि सुना नहीं है। पर्ल व्हाइट देखो BiOCl, ये इसको थोड़ा सा याद रखो, जब अपन ने पढ़ा था कि बात कर रहे थे हाइड्रोलिसिस की, याद करो नाइट्रोजन फैमिली में हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस पढ़ाई थी, है ना,
NCl3, PCl3, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर उसमें बताया था कि एंटीमनी और बिस्मथ के क्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कंप्लीट नहीं होती, पार्शियल होती है। उसी से मैंने BiOCl एक वाइट कंपाउंड बना के दिखाया था, तो वही नाम इसका रख दिया गया, पर्ल वाइट। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो ये थोड़े से इससे तुम्हारा फर्टिलाइजर वाला पोर्शन भी जो है ना वो कवर अप हो जाएगा। खास करके ये तीनों, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, नाइट्रोफॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, क्यों नाम रखा गया वो मैंने बता दिया, नाइट्रोलीन, कैन, ये सब थोड़े से अपने को याद रखने वाले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा। अब अपन कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू ऑब्टेन, आप कैसे पाएंगे इन चीजों को। यहाँ पे बेसिकली सेपरेशन की बात करी जा रही है। सपोज मेरे पास नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर कहीं बन गया, तो अब इस मिक्सचर में से मैं N2 को कैसे सेपरेट करूंगा। ये भी गैसियस फॉर्म है, ये भी गैसियस फॉर्म है, तो इन दो गैसेस को कैसे सेपरेट किया जाए। गैसेस को सेपरेट करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में डिफ्यूजन के थ्रू भी सेपरेट करते हैं। बार बार डिफ्यूजन करा के अपन सेपरेट करते हैं। जिस गैस का डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा वो ज्यादा डिफ्यूज हो जाएगी, तो नेक्स्ट फर्स्ट पोर्शन में उसका अमाउंट ज्यादा होगा, देन अगेन वो भी एक मेथड है। पर यहाँ केमिस्ट्री में कई बार अपन दो गैसेस अगर अपने पास हैं और अगर उसमें से किसी एक गैस को एब्जॉर्ब करने का सब्सटेंस अपने पास है, तो अपन वो ऐड कर देंगे जिसमें कोई पर्टिकुलर गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी और दूसरी जो है वो बच जाएगी। तो ये उन्हीं पे बेस्ड है। खास करके फिजिकल केमिस्ट्री में यूडियोमेट्री जब पढ़ाया जाता है तब इन सब पॉइंट्स का यूज अपने को देखने को मिलेगा। तो N2 फ्रॉम मिक्सचर ऑफ N2 एंड CO, इन दोनों का मिक्सचर से कैसे इसको सेपरेट करूंगा। तो ये ध्यान रखना है कि CO को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, ये ध्यान रखना। तो CO को एब्जॉर्ब करने के लिए अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड मिलाया जाता है। तो इसका आंसर ये बन सकता है कि मैं इस मिक्सचर को पास कर दूं अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड से। वी कैन राइट दैट बबलिंग थ्रू सॉल्यूशन ऑफ अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड से पास करूंगा विच एब्जॉर्ब्स CO। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको याद रखना, अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड ये अपने को यूज करना है। ये किसको एब्जॉर्ब करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो अपने पास ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये बच जाएगा। ठीक है, यूडियोमेट्री में यूज होगा। देन नाइट्रोजन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2, अब इससे कैसे सेपरेट करूं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, मुझे उसमें से नाइट्रोजन सेपरेट करनी है। तो भाई मैं कैसे कर सकता हूं, O2 को अल्कलाइन पायरोविनॉल सॉल्यूशन में फ्लो कराएंगे इस मिक्सचर को, तो O2 वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या करूंगा, ये ध्यान रखना है, किससे, अल्कलाइन पायरोविनॉल, ये नाम थोड़े से याद रखो, दैट एब्जॉर्ब्स O2, क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, O2, और N2 बच जाएगी। फिर क्वेश्चन बन सकता है अमोनिया फ्रॉम मिक्सचर ऑफ N2 एंड अमोनिया। तो नाइट्रोजन और अमोनिया के मिक्सचर से अब ये सेपरेट करना बहुत आसान है, क्योंकि अमोनिया रिएक्टिव है और नाइट्रोजन जानते हो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है ना। तो यहाँ से अमोनिया का आप कोई कंपाउंड बना लीजिए। सपोज मैंने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड से इसका सेपरेशन किया, इसको ऐड करके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट, वो एक कंपाउंड है, सेपरेट ये गैस है, उसको सेपरेट कर लो अमोनियम सल्फेट को। और फिर अमोनियम सल्फेट को तुम हीट कर सकते हो एक्सेस ऑफ NaOH के प्रेजेंस में। अपन ने पहले भी पढ़ा था अमोनियम के कंपाउंड्स को हीट करने पे अमोनिया ऑब्टेन होती है, जिसमें मैंने अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब कंपाउंड्स तुम लोगों को पढ़ाए थे। तो अमोनियम सल्फेट बना लो, फिर अमोनियम सल्फेट को एक्सेस ऑफ NaOH में हीट कर सकते हैं, या हीट कर सकते हैं, दैट विल गिव अगेन अमोनिया। तो इस तरीके से इसका सेपरेशन हो सकता है। तो ये कंपाउंड बना लेगा, ये गैस अपने पास बच जाएगी। फॉस्फीन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ फॉस्फीन एंड अमोनिया, ये कैसे सेपरेट करोगे। तो भाई ये तो ऐसे भी सेपरेट हो सकता है कि देखो इन दोनों की सॉल्युबिलिटी में भी डिफरेंस है। अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है, ये उतनी सॉल्युबल नहीं है, बहुत कम। तो यहाँ से इसकी सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस है, तो इसमें वाटर में इसको फ्लो कराइए तो अमोनिया वहाँ सॉल्युबलाइज हो जाएगी, ये बहुत कम। तो यहाँ पे सेपरेशन हो सकता है। नाइट्रोजन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ N2 एंड CO2, अब
अब फिर दो गैसेज मिल गई अपने को, यहाँ पे देखो सब ऑलमोस्ट वही सब चल रहा है, सारी गैसेज का मिक्सचर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो नाइट्रोजन और CO को कैसे, CO2 को कैसे सेपरेट करेंगे, तो याद रखो CO को किसने एब्जॉर्ब किया, इसने, O2 को किसने किया, इसने। CO2 को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, अल्कली मेटल्स में भी पढ़ते थे कि अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उनसे अपन कार्बोनेट भी बना लेते हैं। तो इसको अपन किससे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सपोज NaOH में या KOH में, इसमें आप फ्लो करा दीजिए तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगी CO2 और बच जाएगी N2। NH4Cl फ्रॉम मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड KCl। अब यहाँ पे सॉल्ट की बात होने लगी, अमोनियम क्लोराइड और KCl। NH4Cl अपने को अलग करना है, अमोनियम क्लोराइड और KCl। यहाँ क्यों पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी हिस्ट्री अगर जानो। एक्चुअली में अमोनियम आयन की बहुत सी प्रॉपर्टीज अपने को कुछ अल्कली मेटल से मिलती जुलती है, जैसे पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, इन सब से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं, इसलिए उनसे सेपरेशन इसका पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेडियस की बात करूं तो वो भी इनके बहुत करीब होते हैं, बहुत सिमिलर हैं एक तरीके से, डिफरेंस तो है पर कम है। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और KCl की अगर मैं बात करूं कैसे सेपरेट करोगे भाई, अब ये बताओ। अब अल्कली मेटल्स के सॉल्ट तो इतनी जल्दी डिकम्पोज होते नहीं है, पर अमोनियम क्लोराइड ये तो सबलाइम भी होता है, ध्यान रखना। अमोनियम क्लोराइड के सबलाइम की प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। इनफैक्ट एक बार ये अमोनियम क्लोराइड के सबलाइम होने की प्रॉपर्टी पे एम्स में क्वेश्चन भी आ रखा है, कुछ कंपाउंड्स दिए थे, उसमें पूछा गया था इसमें से कौन सा सबलाइम हो सकता है, तो उसमें अमोनियम क्लोराइड है ना। अमोनियम क्लोराइड को आप हीट करेंगे तो अमोनिया मिल सकती है, तो ऐसे इनका सेपरेशन किया जा सकता है दैट इट सबलाइम्स, और इसमें सब्लिमेशन नहीं हो रहा, तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स को क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी जेई में, कभी नीट में, कभी एम्स में, ऐसे सारे क्वेश्चन बनते हैं, देखने को मिलते हैं अपने को। जैसे अमोनियम नाइट्रेट की प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली अभी एक की भाई, उसका एक्सप्लोजिव नेचर होता है। अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी पढ़ ली कि ये सबलाइम करता है, ये एम्स का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते हैं बहुत सारे, तो ये थोड़ा सा याद रखो। थ्योरी याद होने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनने लगते हैं। अभी ग्राम सॉल्ट वाला क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को कि वाटर सॉफ्टनिंग में इसका यूज करते हैं, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस मैंने तुमको कराई। अब कुछ और क्वेश्चंस अपन देखते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बेटर है कि नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। देखो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पर्टिकुलर, कभी कभार पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए है, कौन सी प्रॉपर्टी इन चीजों को सेपरेट कर रही है। तो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं नाउ व्हाई। तो अपने को एक्सप्लेन करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कि वो क्यों हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है N2O सपोर्ट्स कंबशन मोर विगरसली देन एयर। ठीक है, N2O सपोर्ट्स, देखो इस क्वेश्चन से एक इंफॉर्मेशन मिल गई, कंबशन मोर विगरसली देन एयर, मतलब एयर जितनी तेजी से चीजों को जला सकती है उससे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड का नेम अपन ने पढ़ा था लॉफिंग गैस, याद आया? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, नीट का क्वेश्चन है, एम्स में आया था एक बार, लॉफिंग गैस क्या होती है। N2O पे ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना। मोर विगरसली देन एयर, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसको ऐसे समझो कि जब N2O डिकम्पोज होगी, कंबशन में हीटिंग तो होगी, तो इससे क्या फॉर्म होगी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये मोल रेशियो 2:1 का आया, एंड अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, मोल रेशियो ये है तो वॉल्यूम रेशियो भी यही हो जाएगा। तो सपोज 2 वॉल्यूम ये है, 1 वॉल्यूम ये मिली मेरे को, तो ओवरऑल मिक्सचर में
जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ रहा है दैट इज 1/3 ऑफ टोटल, 1 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें जो O2 का वॉल्यूम आ रहा है दैट इज 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम, जबकि एयर में ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं है, दैट इज अबाउट 1/5 ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो इससे मेरे को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन बना के लिया। ठीक है, सपोज ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूछा, मैंने कहा कि व्हाई कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज जनरली येलो इन कलर। ये पॉइंट जब मैं नाइट्रिक एसिड पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था, कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज येलो, मतलब जो अपने को नाइट्रिक एसिड मिलता है, जो अपन लेके आते हैं, वो येलो क्यों मिलने लगता है। तो नाइट्रिक एसिड अपन ने बनाया किससे था, NO2 से, और NO2 का कलर क्या होता है, ब्राउनिश कलर होता है। तो अगर वो NO2 कुछ डिसॉल्व्ड फॉर्म में नाइट्रिक एसिड में रह गई तो वो उसको पेल येलो कलर दे देती है। मोरओवर अपन ये भी जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज भी हो जाता है, जिससे अपने को NO2 मिल जाएगी, NO2 + O2 + H2O, बाकी तो फिर बैलेंस करा लेंगे। तो ये NO2 जो अगर कुछ नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज हो गया होगा, उससे NO2 मिल जाएगी, वही NO2 इसमें डिसॉल्व हो गई, तो इस तरीके से अपने को वही ब्राउन, इसका कलर ब्राउन है पर ये अपने को येलो कलर मिलने लगता है। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था एक बार। ऐसे ही क्वेश्चन मान लो मैं पूछ रहा हूँ, अ बॉटल ऑफ लिकर अमोनिया शुड बी कूल्ड बिफोर ओपनिंग। अब ये क्वेश्चन देखो, बॉटल ऑफ लिकर अमोनिया की बात करी जा रही है। इसमें कहा गया बॉटल ऑफ लिकर अमोनिया शुड बी कूल्ड बिफोर ओपनिंग। ऐसा क्यों? ऐसा तो अपन उन सारे केसेस में करते हैं, या तो वो कंपाउंड नॉर्मल टेम्परेचर पे आकर डिकम्पोज कर जाता हो, एक रीजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे H2O2 के लिए भी ऐसा करते हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो वो बम्प करने लगे, वही रीजन यहाँ पे हो सकता है। यही है कि अमोनिया का नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा है, सो इट कैन बम्प, इसलिए अपन थोड़ा कूल कर देते हैं जिससे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो उसका रीजन क्या ले सकते हैं, इट बम्प्स ड्यू टू हाई वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है, इन्हीं पे अपने को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं और वो अपने को सॉल्व करने होते हैं। तो ये थर्ड तक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैंने पूछा कि NCl3 गेट readily हाइड्रोलाइज्ड व्हाइल NF3 डज नॉट। मतलब कि NCl3 इज हाइड्रोलाइज्ड, इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है, व्हाइल NF3 इज नॉट। ऐसा क्यों? ये पॉइंट पहले भी अपन ने डिस्कस किया था, तो याद करो पहले मैंने NCl3 के हाइड्रोलिसिस में पढ़ाया क्या था। NCl3 के हाइड्रोलिसिस करके क्या फॉर्म किया था अपन ने, कुछ याद आ रहा है इसमें? इसमें अपन ने क्या फॉर्म किया था, अमोनिया फॉर्म करी थी और HOCl। ऐसे ही फिर PCl3 की करी थी, उसकी हाइड्रोलिसिस करी थी, इसकी कुछ ट्रिक्स भी बताई थी मैंने। इससे मैंने क्या फॉर्म किया था, कुछ याद करो। यहाँ पे बताया था कि भाई इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये माइनस, मतलब ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कर सकते हो। तो नेगेटिव पे क्या आएगा, H आएगा, पॉजिटिव पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो फाइनली जब सारी Cl हट के OH आएंगी यहाँ पे P पे, तो POH बोल रहा है, तो उसको H3PO3 बोल सकते हो। इस तरीके से मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस करना सिखाया था। NCl3 में मैंने बताया था कि वैसे भी नाइट्रोजन क्लोरीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ पे वो फंडा नहीं लगा सकते कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे H लगा दो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे OH लगा दो, जबकि उल्टा दिख रहा है अपने को, है ना। तो यहाँ ये पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसमें क्या मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि भाई क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है यहाँ पे, और वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से आप इसको वैकेंट डी ऑर्बिटल को अटैच कर सकते हैं, मतलब इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन ऑफ वाटर। तो ये इलेक्ट्रॉन दे और इसमें से H निकले,
तो यहाँ से इस तरीके से आप इसको HOCl बना दें, H इसको दे दें, अमोनिया बन गया। पर NF3 में फ्लोरीन के पास तो वैसा है नहीं कि फ्लोरीन के पास वहाँ पे अपने को वैकेंट डी ऑर्बिटल मिले, इसलिए NF3 इनफैक्ट मैंने बताया था PF3 की भी जल्दी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, तो NF3 एंड PF3 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ये पॉइंट अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। अच्छा, NF3 में क्या होता है कि एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि NF3 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फ्लोरीन पे भी लोन पेयर है, तो फ्लोरीन नाइट्रोजन का बॉन्ड भी कम होता है, दोनों पे लोन पेयर होगा तो बॉन्ड थोड़ा स्ट्रेच भी हो सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर सपोज मैंने क्वेश्चन तुमसे पूछा कि इसी से रिलेटेड कि ये बताओ कि डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन अमोनिया एनी। अब NF3 के कुछ पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सपोज NF3 है और NH3 की मैं बात कर रहा हूँ, इनके डायपोल मोमेंट की बात करी जाए तो अगर उस तरीके से देखें तो सपोज इसका हाइब्रिडेशन तुम जानते हो sp3 होता है, वहीं यहाँ पे लगा सकते हो, तो लोन पेयर तो है ही इनके पास, और फिर ये फ्लोरीन, और ऐसा ही यहाँ पे अपन वही पिरामिडल शेप जो कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब इनके डायपोल मूवमेंट्स को कंपेयर किया जा रहा है NH3 और NH3, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर होगा वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वेक्टर की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फ्लोरीन की तरफ होगी, और इधर किस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन की तरफ, लोन पेयर इधर। इसमें किस तरफ होगी, नाइट्रोजन की तरफ, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इसमें देखो ये वेक्टर इन तीनों को एक तरीके से अपोज कर रहा है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, तो कंपैरेटिवली इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू इससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक तरीके से ज्यादा डायपोल मोमेंट है, आया समझ में। इस तरीके के क्वेश्चन NH3 और NH3 में आपसे पूछे जा सकते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। बॉन्ड एंगल की अगर अपन बात करें तो NH3 में अपन ने बॉन्ड एंगल पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है, NH3 में अपन ने बॉन्ड एंगल करीब 107 के आसपास पढ़ा था, वही VACPR थोड़ी, यहाँ पे करीब 102 के आसपास आता है, ये सब डिस्कशन पहले हो चुके हैं, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ तुम लोगों को। इनकी डोनर प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज बेटर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो ये मैं होमवर्क में देता हूँ तुम लोगों को, क्वेश्चन एक बार अपन ने पहले किया है कि NH3 और NF3 में अगर पूछ लिया जाए विच इज बेटर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में पहले बता चुका हूँ, तो इसको एज ए होमवर्क मान लेना और इसका आंसर मुझे लिख के भेजना, ये आज का होमवर्क हो गया, ठीक है। इतने क्वेश्चन NH3 से रिलेटेड बन सकते हैं, ठीक है। अब और आगे अगर अपन बात करें, सपोज मैंने कह दिया कि अब देखो क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मैं ट्राइमिथाइलअमीन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने जा रहा हूं, ट्राइमिथाइलअमीन टर्शरी अमीन बोल सकते हैं, और ट्राइसिलाइलअमीन ले लूं, कार्बन की जगह मैंने सिलिकॉन ले लिया, दोनों एक ही फैमिली के हैं। अब इसमें देखो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि विच इज ए वीकर बेस, इन दोनों में कौन सा वीकर बेस है, ये है या ये है। फिर इनके स्ट्रक्चर के बारे में, अब यहाँ पे नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हाइड्रोजन थी, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, और एक नाइट्रोजन का पेयर इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ सिलाइल ग्रुप बोल लो, इस तरीके से अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, कार्बन पे तो नहीं है। तो अपन ने एक बार पहले भी पढ़ा है कि अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसके पास और दूसरे पे लोन पेयर है, तो वहां कुछ ना कुछ अपन बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं। तो अगर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट करें तो वो एक तरीके से पाई बॉन्ड कंसीडर करो अगर उसको,
तो इस तरीके से पाई बॉन्ड बना के दिखा सकते हो। तो स्ट्रक्चर भी इस तरीके से शो किया जा सकता है। यहाँ पाई बॉन्ड आ गया है, तो एक तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। बैक बॉन्डिंग किस में हो सकती है? इन दोनों में, इसमें हो जाएगी। 2 क्वेश्चन ये हो गए। क्यों बैक बॉन्डिंग हो जाएगी? क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। कार्बन पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। देखो कितने सारे क्वेश्चन है कि उस पे बन सकते हैं। स्ट्रक्चर में इसका सम सॉर्ट ऑफ पिरामिडल, इसका पिरामिडल नहीं मिल रहा है, इस तरीके से प्लेनर टाइप अपन ने ड्रॉ कर दिया है, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लेनर बोले ना बोले तो कहोगे स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ये हो गया क्वेश्चन। फिर अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बताओ इन दोनों में कौन सा ज्यादा बेसिक है, कौन सा वीक बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग, इनके कंपैरिजन में। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये वीक बेस बन गया क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग में आ गया और इसमें थोड़ा सा फ्री है, तो ये ज्यादा बेटर डोनर हो गया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि दिस इज वीकर बेस देन दिस, बेसिक कैरेक्टर अगर मैं पूछूं तो। इस तरीके से क्वेश्चन, इस पे देखो कितने सारे क्वेश्चन एक ही पॉइंट पे बन गए ना। अच्छा, फिर इसके बाद क्वेश्चंस बनते हैं इस फैमिली में जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। पीरियोडिसिटी में पढ़ चुके हैं अपन बहुत से पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया NO और NO+ की मैं बात करने लगूं तो आप सोचिए ना, NO और NO+ के पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर की बात करी जाएगी। तो एक बार इसके लिए आप क्या रिवाइज कर लेंगे, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबके पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर, सबके बॉन्ड ऑर्डर, इन सब की बात अपन कर चुके हैं। रेजोनेंस से कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं वो भी अपन सारी बातें कर चुके हैं बॉन्डिंग चैप्टर में। तो वो सारे क्वेश्चंस तो किसी भी चैप्टर में रिलेट करके पूछे जा सकते हैं, तो उनको तुम ध्यान से देख लो। फॉर एग्जांपल जब मैंने NO से NO+ के लिए क्वेश्चन पूछा, विच इज पैरामैग्नेटिक, विच इज डायमैग्नेटिक, या आप MOT सॉल्व करके देख सकते हैं। उनके बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन बन सकता है। बॉन्ड ऑर्डर पे बनेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ को उससे रिलेट करना, जितना हायर बॉन्ड ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाती है, वो सारे पॉइंट। फिर NO से NO+ बनने में स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, तो वो अपन बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर कर लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो अपन कह देते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे, वो चाहे नाइट्रोजन फैमिली हो या कोई भी फैमिली हो, कहीं पे भी बनाया जा सकता है। वो सारे क्वेश्चन अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो वो तो रिलेटेड क्वेश्चन सब बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी से हैं, वो तो कहीं पे भी बना दिया जाएगा। पर्टिकुलर नाइट्रोजन फैमिली के जो क्वेश्चन और ज्यादा पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको आज कुछ कराए। अब देखो एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ। सपोज देखो ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था। क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज PCl3 फ्यूम्स इन एयर। तो PCl3 फ्यूम्स इन एयर ऐसा याद करो। ऐसे ही AlCl3 पे भी क्वेश्चन कराया था मैंने, AlCl3 फ्यूम्स इन एयर, क्योंकि वहां मैंने बताया था मॉइस्चर से रिएक्ट करके AlCl3 की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और HCl की फ्यूम्स मिलेंगी। वैसे ही अब तुम यहाँ पे सोचो PCl3 के लिए मैं क्या कर दूं, PCl3 के लिए भी वही कर दूं। PCl3 को अभी मैंने PCl3 की हाइड्रोलिसिस करके भी दिखाई थोड़ी देर पहले, तो उससे मैंने क्या फॉर्म किया था, यहाँ पे बताया था ना। ये इसको प्लस मान लो, इसको माइनस है नहीं, प्लस माइनस, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीडेशन नंबर आप देख सकते हैं, इसका -1 और इसका कितना हो जाएगा +3। 3 क्लोरीन लगी है इसके साथ, तो प्लस पे वाटर का OH ले आओ, माइनस पे H ले आओ, तो इससे क्या बना सकते हो H3PO3 और HCl। तो वही HCl की फ्यूम्स मेरे को मिल जाएंगे। ऐसा ही मैंने AlCl3 के केस में भी पढ़ाया था, तो वो PCl3 वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। PCl3 PCl5 की हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे। PCl5 की हाइड्रोलिसिस करो तो पहले क्या मिलता है, POCl3 + HCl। फिर उसको और आगे POCl3 को हाइड्रोलाइज करिए तो फिर वही अपन आगे पहुंच जाते हैं, HCl और H3PO4 बना देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अपने को देखने को मिल सकते हैं किसी न किसी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, किसी और फॉर्म में। इस तरीके के क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, आपसे किसी न किसी पॉइंट पे पूछे जा सकते हैं, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, देख लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। अब देखो अगर मैं बात करूं कुछ पुराने क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन देखो जो रिलेटेड क्वेश्चंस और मिल सकते हैं अपने को,
एक क्वेश्चन तो देखो वही है जिसकी बात अभी मैंने करी थी, वही अपना पॉलीफॉस्फेट वाला NaPO3 होल 6 जो लिया था मैंने, उसकी क्या बात करी थी। उस पर देखो क्वेश्चन है, ये अपने मॉड्यूल में भी है क्वेश्चन, JEE 2002 का क्वेश्चन है, पॉलीफॉस्फेट्स आर यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट बिकॉज, उसका रीजन मैंने क्या बताया था, बिकॉज दे फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद कैटायनिक स्पीशीज। ये बात देखो अपन कर चुके हैं। अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, ये क्वेश्चन आपको बहुत पहले करा चुका हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन अपन जो है वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेट करके कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को, थोड़ा सा ध्यान रखना। PCl3 PCl5 की बात अपन और डिटेल में भी आगे चल के करेंगे, खास करके ऑर्गेनिक में ज्यादा आएगी। इनको अपन क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लोरीन कहीं पे सब्स्टिट्यूट करनी हो, फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया था ROH में OH हटा के Cl लाना हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहाँ PCl3 PCl5 SOCl2 इन सब के यूजेस ऑर्गेनिक में भी आएंगे। तो अभी फिलहाल उसकी बहुत ज्यादा बात यहाँ नहीं करी थी, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इसको याद कर लो, ठीक है। थैंक यू।